बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। आप T20 स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं जी। बात करें वर्ल्ड कप के हवाले से तो सुपर 8 के मैचेस आज से उनका आगाज़ होगा। टोटल 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और पहली लेग की बात करें तो उसमें से 12 टीम एलिमिनेट हो चुकी हैं, 8 टीम आगे क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब 2 ग्रुप्स होंगे, 4-4 टीम्स उसमें शामिल होंगी और जो बेस्ट 4 होंगी वो सेमीफाइनल खेलेंगे। इस पर डिटेल में बात करते हैं जी। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? इज़हार भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इज़हार भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का। अजहर भाई, सुपर 8 से अगर बात करने से पहले थोड़ा सा अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट पे थोड़ी बात कर लेते हैं। 2-3 चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। एक तो ये है कि लॉबीज़ की बात भी की जा रही है कि डिफरेंट लॉबीज़ इस पे काम करती है। दूसरा ये कि ग्रुपिंग के हवाले से भी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि कुछ प्लेयर को अब परमानेंटली रेस्ट देना चाहिए। तो आपके ख्याल में इसको किस तरह देखना चाहिए और किस पैराडॉक्स के अंदर हम इसको ला के कर सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली मैंने इस चीज़ पे हमने थोड़ी सी पहले भी डिस्कशन की थी। एक तो रिपोर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होगी जो टूर मैनेजमेंट की तरफ से आएंगी, मैनेजर की तरफ से भी आएगी, प्रॉब्ली सीनियर मैनेजर की तरफ से भी आएगी। वो अलग अलग होती हैं या एक ही रिपोर्ट होती है। फिर हेड कोच की रिपोर्ट आएगी। तो उसके बाद आई थिंक उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, पहले सही तरीके से उसको पढ़ के उसको सोच समझ के उस पर फैसले करने चाहिए। और अगर इस तरह की चीज़ कोई भी एविडेंस के साथ आपको पता लगती है, एविडेंट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीसीबी के इनफ सोर्सेज तो इन द टीम होते ही हैं। ऑब्वियसली आपकी मैनेजमेंट होती है पूरी, पर किसको फ़ायदा दे रही है वो रिपोर्ट, क्या हो रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ रिपोर्ट आ गई तो एक यकतरफा चीज़ें करने से बेहतर है कि आप पूरा इन्वेस्टिगेट करें इस चीज़ को। अगर ये चीज़ है तो उस पर फिर सख्त एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि दिस इज़ पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान टीम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि जो फैंस हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट देखना चाहते हैं, अच्छा खेलते हुए देखना चाहते हैं। अगर वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो उसके ऊपर फिर सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ना हो। लेकिन ये है कि इस पे आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप के पास जो भी एविडेंस है वो पक्का एविडेंस होना चाहिए। ऐसे ना हो कि बस हम फॉर द सेक ऑफ के यार कि अब ये चीज़ रूमर्स हैं या जेन्युइन है, जो भी है उसको गेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं कर देना कि बस अब ये वक्त है करने का तो कर दें, क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि ऐसे लड़के भी उसमें आ सकते हैं कि जिन्होंने बेचारों ने कुछ भी ना किया हो। तो मेक श्योर कि कोई ऐसा ना हो कि अगर तो एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, उसको फिर आप ना छोड़ें। अच्छा, आपसे पूछना इसलिए आइडियल है क्योंकि आपने अभी रिसेंटली क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, तो आपको किसी सर्टेन ग्रुप ने, किसी ऐसे एजेंट ने, जो ओबियसली टीम के कुछ एजेंट्स भी होते हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया हो कि यार टीम में रहना है अगर तो आप हमें ज्वाइन करें, जो कि इस तरह के र्यूमर अभी ओबियसली फ्लोट किए जा रहे हैं मार्केट में, ये बात हो रही है। ज़का अशरफ के टाइम पे भी आपको पता है, आई एम श्योर बड़ी एक सर्टेन ग्रुप के हवाले से ये बात हुई। तो इस तरह कभी आपके पूरे टेन्योर में हुआ ऐसे? मेरे ख्याल उनकी हिम्मत नहीं हुई होगी। अगर है ऐसा है तो इनकी हिम्मत भी नहीं हुई होगी ऐसे, क्योंकि जो भी मेरा ख्याल है वो लोग, अगर ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा, अभी ऑब्वियसली टीवी पे बैठा, मेरे पास कोई इस चीज़ का एविडेंस नहीं, क्योंकि मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया। तो अगर इस तरह की चीज़ है तो वो भी लोग वही टारगेट करते हैं जिनको पता है कि वो जिनका फेथ बड़ा वीक है। क्योंकि मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ था कि अगर मैंने अपनी एबिलिटी भी खेलना, मुझे जितनी क्रिकेट खिलाई है अल्लाह ताला की ज़ात ने खिलाई है और मेरे में जितना पोटेंशियल था, हो सकता है मैं उससे ज़्यादा ही खेल गया हूँ। लेकिन ये है कि हमेशा ये बिलीव किया कि अपने बलबूते पे क्रिकेट खेलनी है जब तक खेलनी है, और इसलिए फिर मैंने 100 के करीब जाके छोड़ भी दी थी। तो मुझे किसी ने रब्ता नहीं किया, मेरे पास कोई ऐसी ना एविडेंस है ना कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिसको मैं यहाँ शेयर कर सकूँ। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर किसी को अगर कोई इस तरह की चीज़ होगी, अगर कोई रब्ता करता भी होगा तो वो लोग वीक लोग टारगेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग टारगेट नहीं कर सकते। आज जिसकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट है या कुछ ऐसा। इज़हार भाई, अगर हम हर चीज़ में ना इंडिया से कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया का हमने देखा कि 2 प्लेयरों ने डोमेस्टिक खेलने से अवॉइड किए 1-2 मैचेस के लिए, प्रॉब्ली उन्होंने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये हमारे पास से कोई एग्जांपल नहीं मिलती। और ये जो बात, जिस तरह अभी हम एक बात अब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब आप हारते हैं तो सारी चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ें भी सामने आना शुरू होती शायद जिनमें कोई रियलिटी नहीं भी होती समहाउ, बट जब जीतते हैं तो शायद सारी छुपी रहती हैं। तो ये इस तरह का माइंड सेट कि जी डोमेस्टिक ना खेलना, हमें ज्वाइन कर लें तो आप टीम में रहेंगे, क्या आपको इसमें कुछ सदाकत लगती है या ये सिर्फ र्यूमर की हद तक लगता है? देखिए, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप कंपेयर करें, जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है या सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हमने रिसेंट ट्रेंड देखा है कि पाकिस्तान में, चाहे वेदर इन मैनेजमेंट और इन द प्लेइंग 11,
पर्सनैलिटीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज दी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जिस तरह हमने देखा कि पिछले 2-3 ऐसी मैनेजमेंट में फेजेज़ आए कि जब किसी एक फ़र्द को बहुत ही ज़्यादा पावर्स दे दी गई, जिस तरह मिसबा साहब के दौर में एक ट्रेंड आया, या फिर हफीज़ साहब के दौर को जो हमने देखा लास्ट मैनेजमेंट में आया, फिर इस तरह के हमारे इंस्टेंसेस देखे हैं। इवन टीम में भी बहुत ज़्यादा कैप्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट की जाती है। जिस तरह रिसेंटली बाबर और शाहीन के ऊपर बड़ी डिबेट होती रही है कि बाबर या फिर इससे पहले जाएं तो, और इससे पहले भी जो बड़े कैप्टन थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में आपका सिस्टम और स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो ऐसा एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे कि आपके खिलाड़ी इतने अच्छे हों कि कोई एक आधा अगर प्लेयर इंजर भी है या एक आधा प्लेयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस ना हो। और सिस्टम को आपने इम्प्रूव करना है, आपने सिस्टम को बेहतर करना है, और सिस्टम का एंड प्रोडक्ट आपके खिलाड़ी भी हो और आपका कैप्टन हो। वो तब भी होगा अगर आप इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और अगर इस तरह के कोई एलिमेंट्स हैं तो ये किसी भी एक एस्पायरिंग क्रिकेटर के लिए जो टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, चाहे वो यूथ लेवल्स में खेल रहा है या डोमेस्टिक में खेल रहा है, ये बहुत ही डिस्करेजिंग साइन है। वो उसको लगेगा कि चाहे मैं जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म करूं, अगर तो ये ट्रू है, इसमें तो मतलब हम फिलहाल हमारे पास कोई इस तरह का स्पेकुलेशन ही है, लेकिन अगर ऐसी बात है दैट इज़ वेरी डिस्करेजिंग फॉर दी एनी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, क्योंकि वो रादर देन इस चीज़ पे फोकस करे। जिसने अजहर भाई ने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने सारी उम्र अपनी एबिलिटीज़ पे और फिर अल्लाह की ज़ात पे इन्हिसार किया कि वो उन्हें पाकिस्तान में खिलाएगा। अगर कोई इस तरह का साइन किसी एस्पायरिंग क्रिकेटर को दिया जाता है कि आप फलाना ग्रुप ज्वाइन कर लो तो आपको एक शॉर्टकट के जरिए टीम में जगह मिल जाएगी, आपको खेलने का मौका मिलेगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें देखें जैसे बात है ना कि जो पावर की बात की गई, हम ये समझते हैं एट टाइम्स कि यार एक बंदा अगर समझ आ रही है ना कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट की, तो हम फिर उसको कहते हैं कि यार आप क्या चाहते हो। उसको ये लगता है यार सिलेक्शन कमेटी मुझे शायद सपोर्ट ना करे, सिलेक्शन कमेटी भी मुझे दे दें, मैं अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ करूं। वो समटाइम इसलिए भी कहता है कि हमने इतने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं की पाकिस्तान के सिस्टम में कि वो सपोर्ट कर सके उस एक बंदे को, क्योंकि और फिर वो कहता है कि यार हर चीज़ मसले का हल मेरे पास ही है। yes. तो हमें जो कल्चर डेवलप करना है ना, उसके लिए हमें ऐसे बंदे चाहिए जो हर जगह पे, डोमेस्टिक में बंदे ऐसे हों जो कि आपको प्रॉपर तरीके से काम करके दें, ऑनेस्टी से काम करें। इस तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर है या NCA जो भी आपको कहते हैं, उसमें ऐसे लोग हों जो जिनका एक ही एम हो कि हमने पाकिस्तान को प्लेयर्स और कोचेस प्रोड्यूस करके देने हैं, क्योंकि उनका काम कोचेस प्रोड्यूस करना भी है, उसमें फिजियोज भी प्रोड्यूस करने हैं, उन्होंने डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस करने, मतलब कि वहाँ पे पूरा सिस्टम होना चाहिए। जब तक इस तरह नहीं होगा, इसी तरह ही होता रहेगा कि एक बंदा आएगा वही कहेगा कि मैं ही सारे डिसीजंस करूं। हमें जब तक एक सीक्वेंस नहीं बनेगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतने नहीं हम डेवलप कर लेंगे जो अपने अपने डोमेन में रह के बेहतरीन काम करे, और फिर आप अपने ही डोमेन में रहें, आप उनसे रिक्वायरमेंट करें कि यार मुझे ये चाहिए, वो फिर वो ला के आपको दें, ना कि उनके काम में एक ही बंदा हर डिपार्टमेंट के काम में इंटरफेयर कर रहा हो, अपनी मर्जी के बंदे लगा रहा हो। क्योंकि हमने इस तरफ सोचा नहीं है, हमने ऐसे लोग लाके एम्प्लॉय नहीं किए या हमने डेवलप नहीं किया उनको इस तरीके से। हम सब जो PCB में आता है उनकी कोशिश होती है कि अब अपनी जॉब को सिक्योर करें। वो इसलिए होता है कि वो आपको फिर जब उनकी जॉब ख़तरे में होती है, वो इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक जो है वो आपके राइट पीपल एट द राइट जॉब नहीं होंगे। इसमें मेरा मानना ये है अजहर भाई, अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। अब जो खबरें आ रही हैं, मैं थोड़ा सा, वो बाहर के लोग अदारों के अंदर आ गए हैं। अदारा जब खुद इटसेल्फ इतना पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा, तो ये कुछ भी अगर कोई ऐसी रियलिटी है भी है तो वो करने नहीं देंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप अपनी जॉब के लिए क्वालिफाइड है ना, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। देखिए चेयरमैन चेंज हो जाए, लेकिन नीचे वाले लोग अगर राइट पीपल हैं राइट जॉब के लिए, तो वो फिर चेंज नहीं होने चाहिए। वो क्या होता है कि वो जब चेयरमैन चेंज होते हैं, फिर से उनके साथ जो भी लोग आते हैं वो फिर नीचे भी सारी चेंजेस करते हैं, और लेकिन फिर क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग लॉबी वाले होते हैं वो वही रहते हैं, जो बेचारे अभी आए होते हैं, 4 महीने काम किया, 5 महीने काम किया, वो बेचारे सेक्रीफाइस हो जाते हैं। हालांकि मैंने कई लोगों ऐसे देखा है दे आर वेरी केपेबल, लेकिन वो नहीं जम पाते। लेकिन कुछ लोग हैं वो प्रॉपर उनका इतनी स्ट्रॉन्ग जड़ें हैं PCB में कि वो नहीं हिलते। तो आई फील के कहीं ना कहीं हमें
ये देखना है कि अगर तो 10-10 साल से 8-8 साल से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है, और ये भी मतलब नहीं है कि यार वो काम कर नहीं रहा। आई फील कि उनकी जॉब को जज करके उनको देखना चाहिए कि क्या किया उन्होंने 7-8 साल। अगर तो उन्होंने अच्छा काम किया है तो ज़रूर रहे, लेकिन अगर ये है कि उन्होंने लॉबिंग की हुई है और उनको पता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है 8-10 लोगों का ग्रुप इकट्ठा होके सेव कर जाता है एक दूसरे को, ये वो कहावत है ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, तो वो वाला सीन हो जाता है फिर। तो आई फील कि जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक जो है ना वो हम रिजल्ट्स जो नीचे से हमें चाहिए, जहाँ से नर्सरी है वहाँ से हमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो ऊपर फिर हमें मसले रहेंगे। और ऑब्वियसली इसका कोई रेमेडी बोर्ड लेवल पे चेयरमैन ही आइडियल पर्सन है जो सारा इसको सॉल्व करे। अच्छा, एक सबसे आस्क क्वेश्चन ये कहना चाहिए कि जो फैंस अभी जानना चाह रहे हैं कि अगर कौन कौन से लड़के रिप्लेस होने चाहिए, क्योंकि एंगरनेस है, अभी लोग सैड हैं, डिजेक्टेड हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बात करें, और कौन से आपके पास ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने उसमें से कुछ नाम देखे हैं, ऑब्वियसली आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है। एक टेक्निकली देखा जाए, अब जिस तरह की ये मुश्किल पिचेस आई तो सारे बैट्समैन एक्सपोज हो गए, इवन पाकिस्तान के बाकी टीम्स के भी एक्सपोज हो गए। तो बाबर के बाद जो सबसे टेक्निकली साउंड बैटर जो है, मेरा लास्ट जब बोर्ड की जो रजीम थी उसमें एक सीनियर बंदे से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा आपके ख्याल में बाबर के बाद बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान का कौन सा है? उन्होंने कहा जी अनडाउटेडली ये आपका अब्दुल्ला शफीक। मैंने कहा था जब अब्दुल्ला शफीक आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं तो आपके ख्याल में ही शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द टीम? वो तो आपका हर फॉर्मेट खेलना चाहिए, और लाहौर के अंदर से वो उसने पिछली दफ़ा टाइटल जिताया भी है अपनी टीम को। तो ऐसा एक नाम तो हमारे सामने बड़ा क्लियर आता है कि आपका टेक्निकल साउंड हो, बड़ी शॉट्स भी उसके पास हैं, ओडीआई में भी इवन वो प्रूव कर चुका है। आप उस लड़के के हवाले से क्या कहते हैं कि जिस तरह के ये बैटर जिनको स्पिन पे भी फंसते हैं, शॉर्ट बॉल पे भी फंसते हैं, तो अब्दुल्ला शफीक को नहीं होना चाहिए? अब्दुल्ला शफीक के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर रीसेंट टाइम में देखा जाए जो परफॉर्मेंस उसने टेस्ट क्रिकेट में दी हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल ऑस्ट्रेलिया जाके किया, वो कोई भी बैट्समैन कर सकता है, लेकिन उसमें भी उसने अपनी क्लास शो की है। और वो ऐसा प्लेयर है कि मैं कहूँ, अल्लाह मेरी ज़ुबान में ये बात निकल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो 10-12 साल कहीं नहीं जाता इंटरनेशनल क्रिकेट में। ही शुड बी द पार्ट ऑफ द टीम। हाइज एंड लोज हर प्लेयर के आते हैं, लेकिन जो क्वालिटी उसके अंदर है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो पाकिस्तान को जो है, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान को 10 से 12 साल आराम से सर्व कर सकता है हर फॉर्मेट में। और वो T20 का भी बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। मेरे ख्याल में जो अभी तक वो टीम में नहीं आया उसकी वजह यही है कि रिजवान है, बाबर है, और उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक भी है। लेकिन जितना मैंने उसको PSL में देखा है या इवन टेस्ट क्रिकेट में जब वो अटैक करता है देखा है कि उसके पास रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज़्यादा है। इवन वनडे क्रिकेट में भी जिस तरीके से वो डाउन द ग्राउंड निकल के भी शॉट मारता है, रैम शॉट भी मारता है, क्रिकेटिंग शॉट्स, हर तरीके के भी शॉट्स खेल लेता है। तो आई बिलीव कि उसका फ्यूचर मैं बहुत ब्राइट देखता हूँ, और वो हर फॉर्मेट का प्लेयर बनने जा रहा है इंशाल्लाह। और एक चीज़ तो जाहिर है कि उसको तो आना ही चाहिए। उसके बाद आपने डोमेस्टिक को अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है। आपके पास कामरान गुलाम है, उमर बिन यूसुफ है, उमर बिन यूसुफ तो अभी अपकमिंग है ना। उसके बाद साहबजादा फरहान ने रन कर रखे हैं। ये लोग हैं, इनको अब आप अपॉर्चुनिटी ने पीछे बड़े रन किए थे, ऑल्दो इनको आपने अपॉर्चुनिटी दी न्यूजीलैंड के, लेकिन एक आध सीरीज में उनके नंबर पे जब तक उनको नहीं खिलाया जाएगा तब तक आप उनकी परफॉर्मेंस अभी इनको इतना चांस दिया है, आप उनको भी दें। सादा फरहान को एक सीरीज खिलाई और उसमें भी एक मैच में इसको 2 मैच बाहर बिठा दिया, और छठे मैच पे आप 5वें मैच में इसको छठे नंबर पे खिलाया। उसके बाद मोहम्मद अली फास्ट बॉलर है आपके पास, मतलब हम अदर भाई एक प्लेयर के ऊपर बात ज्यादा करेंगे। पहले तो हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया कि अब्दुल्ला शफीक, मैं एक ही लेके आ रहे हैं। नहीं सारे लेके आएंगे, सारे लेके आएंगे कि अभी जो बात ये करते हैं जी टैलेंट नहीं है। आप ये अभी बात इंटरव्यू सुन ले कई प्लेयर के कि हमारे पास लड़के ही नहीं है जी, हम कैसे? अगर एक जगह आपको कमी थोड़ी नजर आती है ना, वो वही बात है नंबर 5-6 पे ही सर, वो भी मैंने तलाश किया, निकाला हुआ है जी। चलें अब्दुल्ला शफीक का ओपिनियन ले ले, फिर उस पे आते हैं जी। देखिए, एक तो जो बड़ी बात क्लियर है कि अगर आपने, हमारा अनफॉर्चुनेटली फोकस बहुत ही नैरो फोकस होता है प्लेइंग 11 पे, इवन मीडिया का भी, जर्नलिस्ट का भी, जो भी डिस्कशन या नैरेटिव डिस्कोर्स होता है उसमें ज़्यादातर फोकस प्लेइंग 11। जब तक आप अपने डोमेस्टिक सिस्टम पे फोकस नहीं करेंगे, जो कि आपका सिस्टम है जिसने प्रोडक्ट देना है, जिसका एंड प्रोडक्ट आपका प्लेइंग 11 है। अगर इंग्लैंड की इतनी अच्छी टीम है या ऑस्ट्रेलिया की इतनी अच्छी टीम है, इंडिया की अच्छी टीम है, तो उसमें उनका डोमेस्टिक सिस्टम का बड़ा कलीदी किरदार है। इंग्लैंड का काउंटी का सिस्टम है वो सारा,
ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड खेली जाती है, बाकी स्टेट क्रिकेट होती है, इंडिया में रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, फिर IPL भी होती है। तो उस सारे जो एक सिस्टम है या स्ट्रक्चर है, उसका आउटपुट आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। और देन अगेन आपने बिल्कुल सही कहा कि अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा खिलाड़ी है, उसमें ऐसा टैलेंट है, हर तरह की शॉट्स भी हैं, हर तरह के बॉलर्स के अगेंस्ट वो फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है। और जो बंदा, मेरा मानना है कि रेड बॉल क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर सकता है, सबसे टफेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट रेड बॉल क्रिकेट है, अगर उसमें वो परफॉर्म कर सकता है तो उसके लिए ट्रांजिशन करना वाइट बॉल क्रिकेट में वो कदरे आसान है एज कम्पेयर टू वाइट बॉल क्रिकेट से रेड बॉल क्रिकेट में ट्रांजिशन करना। उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में किया हुआ है उन्होंने, लोहा मनवाया है। उनको जब वर्ल्ड कप में मौका दिया तो उनकी अच्छी नॉक्स थी, श्रीलंका के खिलाफ अच्छी नॉक थी। इसी हवाले से उन्हें T20 में भी मौका देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाबर को बनाने में हम आगे भी पहले भी ट्रांसमिशन में बड़ा बार बार डिस्कस करते हैं कि मिकी आर्थर का या उस टाइम की मैनेजमेंट का, सरफराज का बड़ा रोल था कि उन्होंने एक कंसिस्टेंट रन इन दिया, क्योंकि उस टाइम बाबर का जो पोटेंशियल था इट वाज फॉर एवरीवन टू सी। इस तरह अब्दुल्ला शफीक का भी पोटेंशियल है, उन्हें भी एक कंसिस्टेंट रन इन दिया जाए, उन्हें भी बैक किया जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए। इस तरह के खिलाड़ी को आप हर तरह से, अब मिडिल ऑर्डर में भी हमारे पास ऑप्शन हैं, जिस तरह साउथ शकील है, उसने अच्छा परफॉर्मेंसेस दी है, टेस्ट क्रिकेट में भी दिया, वर्ल्ड कप में भी उसने अच्छी कैमियोज खेले वाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन चले हम उस पर कह सकते हैं कि साउथ शकील में बड़ी हिट, उसमें मैंने नाम देना चाहूँगा सबसे बड़ा तैयब ताहिर, जिसने हमें आप जितनी मर्जी बात करें, शाहीन का टूर था और एशियन इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल, जिस तरह उसने जिस पोजीशन पे आके 5वें नंबर पे सेंचुरी की, जिताया, एशिया कप में सेलेक्ट किया गया, नहीं खिलाया गया, उसको टूर करवा के तैयार करवा के वापस ले आए। अगर आज उस लड़के पे इन्वेस्ट किया जाता तो शायद वो आपका इस वर्ल्ड कप तक तैयार हो जाना था। पर इसी तरह सलमान अली आगा को रखा गया, 2-2.5 साल में तैयार किया, उसको अपॉर्चुनिटी दी, एक यूटिलिटी प्लेयर था। शादाब की जगह अगर मेरा मानना ये है, अगर आप सलमान अली आगा को एज ए ऑलराउंडर भी कंसीडर कर लेते, वो तो पूरा बैट्समैन मैं मानता हूँ उसे, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा रिसोर्स था। ये दो प्लेयर को कैसे देखते हैं? देखें ऑप्शंस हैं। अब ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि नंबर 5-6 के लिए तैयब ताहिर इस वक्त रेडी नहीं है। हो सकता है हम उसको ज़रा 5-6 महीने उसके ऊपर पूरी तैयारी करें और उस नंबर पे उसको तैयार करें। ये नहीं हो सकता कि आप डोमेस्टिक पे नंबर 4 खेल रहे हो और आप कहोगे जी मैंने आके नंबर 6 खेलना है और फिर आप उससे वो वाले रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करो। इरफान नियाजी ऐसा है था, जो जिसने PSL में नंबर 6 पे थ्रू आउट बैटिंग की है। वो जितनी देर आता था वो आगे जितना 6-7 ओवर या 4 ओवर 5 ओवर उसको मिलते थे, उसमें बड़ी अच्छी जो कंट्रीब्यूशन करता था, जिसकी वजह, और जितने इंटरनेशनल मैच खेला उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मुझे वर्ल्ड कप के अंदर सरप्राइज हुआ कि जब उन्होंने साइम अयूब और उस्मान खान दोनों को रख लिया। आई फील के अगर आपने ओपनर्स जो ऑलरेडी टीम के ऊपर सरप्राइज नहीं हुआ, वो तो देखिए मेरी बात सुने, शादाब 1-1.5 साल पहले तक आपका बेहतरीन ऑलराउंडर, ठीक है, लेकिन जब आप बैड परफॉर्मेंसेस चलती आ रही हों और आप देखें ना 12 मैचों में 3 विकेटें, इट मींस के, और इसके बाद 50 ओवर की परफॉर्मेंस अलग है। तो मेनली आप वाइट बॉल के प्लेयर हैं और वाइट बॉल में आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अगर आप 4-5-6 मैचों बाद एक अच्छी बैटिंग में परफॉर्म कर देते हैं, यू आर नॉट देयर फॉर योर बैटिंग ओनली, यू आर देयर फॉर योर बॉलिंग मेनली। अगर बॉलिंग में आप देखें, अगर आप मिडिल ओवर्स में चाहे T20 हो या वनडे क्रिकेट हो, अगर आप मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले रहे, प्रेशर डेवलप नहीं कर रहे, आपके लिए 50 ओवर और 20 ओवर दोनों ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है, प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है मिडिल ओवर्स में। अगर नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल में शादाब के अपने उसके साथ भी ज्यादती है कि वो कंटिन्यूसली बैड फॉर्म में खेली जाए, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को, बैड हैबिट्स को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा। उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में लाना चाहिए था, थोड़ी देर किसी और को चांस देते, हो सकता है आपके पास बेहतर ऑप्शन आए। देखिए शादाब भी किसी की जगह आया था, ऐसे ही है, किसी को रिप्लेस करके वो खेला था और उसने परफॉर्म किया और वो छा गया, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस देख लें, बाद में T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखें, बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन एक टाइम आता है कि प्लेयर का ना एक तो बैगेज बहुत कैरी करना शुरू कर देता है। तो आए उसके साथ भी आप लोगों ने ज्यादती की है कि उसको बैट फॉर्म में खिलाते गए, बैक करते गए, उसको बैक करें, लेकिन उसको तरीके से बैक करें कि उसको वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ी देर लेके जाएं, उसकी 4-डे क्रिकेट खिलाएं, उसका रिदम बेहतर हो, उसकी एक्यूरेसी बेहतर हो। तो अज़हर भाई मेरा मानना है सबके लिए यही चीज होनी चाहिए कि आप रॉकेट साइंस नहीं है। आपने उसके साथ भी ज्यादती की। अब इस देखें, एक काफी अरसा हो गया उसको पाकिस्तान से खेलते हुए,
अब लोग उसके पे बात करते हैं, एट टाइम डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाते जी। हैं, बट आई फील कि वो टाइम आपने लेके आए हैं ऐसा कि लोग अब हर कोई मेच्योरिटी से बात नहीं करता, वो यही कहता है यार दोस्ती यारी में खेल रहा है। नहीं तो सारे करेंगे ना। वो करेंगे, और आज आखिरी मैच में करके फिर आपने वही फिर वही रात कर को नहीं दिया। खिलाया कि आपने फिर शदाब को खिला दिया। तो इसमें इट्स नथिंग अगेंस्ट शदाब के यार वो बाहर बैठे, उसकी बेहतरी के लिए ये बात बातें करने का मौका तो खुद प्रोवाइड कर रही है ना, खुद provide कर रहे हैं अदरवाइज तो क्या? ये जाती होती नहीं। और दूसरा ये है कि जिस तरह इमाद, आमिर और उस्मान आए, आप एक इनको चक्कर लगवाते डोमेस्टिक का, चाहे छोटा लगवाते, देखिए ताकि हमने ये- गेज ही नहीं किया डोमेस्टिक में, हाँ। उन्होंने क्या किया। अब वही वो जो ना। प्लेयर करते आ रहे हैं वो कहेंगे यार अच्छा, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी इसके ऊपर। मैं आपके ब्रेक से अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। अगर भाई ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, इमाद से ये पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपकी सिलेक्शन जो है वो गलत हुई है और आप जो एक फंडामेंटल रूल बना हुआ है प्रिंसिपल की डोमेस्टिक खेलना चाहिए। उन्होंने कहा जी बात तो ठीक है, बट हम क्योंकि T20 में सेलेक्ट हुए हैं, ODI और टेस्ट में नहीं हुए, तो T20 का आपका सबसे जो बेस्ट इवेंट है वो PSL है, तो हम PSL खेल के अच्छा परफॉर्म करके फिर सेलेक्ट हुए हैं, तो ये रूल हमारे पे अप्लाई नहीं होता। और हमने आपका जो सबसे बेस्ट क्रिकेट है PSL वो खेल के फिर सिलेक्शन हुई है, उसके बगैर हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। मैं, आमिर, उस्मान तीनों राइटली हमारी सिलेक्शन में आते हैं, तो आपका ओपिनियन इस पे क्या है? देखिए PSL यस, उसकी ये बात किसी हद तक तो ठीक है कि T20 का बेस्ट आपका टूर्नामेंट वही था, लेकिन फिर मसला ये आता है कि यार वो फिर बाकी प्लेयर कहाँ जाएं कि वो उनको PSL में उस तरह मौका, ठीक है आप कहते हैं यार कि इतने अच्छे हों तो वो उधर आ जाएं PSL में, लेकिन PSL में भी कई और लोगों की परफॉर्मेंस भी थी, मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस भी थी, उसामा मीर की परफॉर्मेंस भी थी, और बैटर्स भी थे ऐसे जिनकी परफॉर्मेंसेस थी जो नहीं आ सके। तो आई फील कि ये बात करना सिर्फ कि यार कि हमारी उसमें परफॉर्मेंस थी हम इसलिए आगे, किसी हद तक ठीक है, लेकिन किसी हद तक ये भी है कि यार बाकी प्लेयर्स जिन्होंने पूरा सीज़न खेला था उनकी परफॉर्मेंसेस थी, फिर उनकी परफॉर्मेंसेस को ज़्यादा वेटेज मिलनी चाहिए थी, जिसमें उसामा मीर भी शामिल है, जिसमें बाकी प्लेयर्स भी शामिल है, इसमें जो है क्या नाम लेते हैं, साहबजादा फरहान भी शामिल है, उन्होंने भी कुछ इनिंग्स अच्छी खेली PSL में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कर लिया तो बाकियों ने नहीं किया, बाकियों ने भी परफॉर्म किया हुआ था। और जहाँ तक बात है कि मैं ये समझता हूँ कि इमाद वसीम आपका ऐसा प्लेयर है कि जब आपको पता था कि इन कंडीशंस में वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड T20 आ रहा है, आपका एक साल पहले से आपको पता होना चाहिए था कि इमाद वसीम को हमने किस तरीके से वर्ल्ड T20 खिलाना है, आपको उसको सुपर फिट करना चाहिए था, आप उसको पहले से प्रेफरेंस देनी चाहिए थी कि यार एक साल पहले से ही उसको तैयार करना चाहिए था। ये तो हमने यकदम से किया है ना कि भी नवाज़ फॉर्म में नहीं है, अब उसको लाना है आपने और आपके पास ऑप्शन नहीं है। इमाद वसीम को इस वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन किस तरीके से होना चाहिए था ये आपकी प्लानिंग एक साल पहले से होनी चाहिए। जैसे दुनिया हम सारी करती है। बहुत लेट करते हैं कि यार 2 महीने में अब जो सर पे आ गई है वो हो अब ये करना है, वो वाला सीन नहीं होना अच्छी चाहिए। तैयारा पूरे करने और हैं, बड़ी दूसरी बात ये है, फिर वही बात लंबी फिर उसी पे चली जाएगी। बात तो सच है, बस बात है रसवाई की कि बड़ी पीछे से आएगी कि यार स्टेबिलिटी वैसे ही नहीं थी PCB में, तो कैसे एक साल का सोचे। लेकिन अगर आइडियली ये होता है कि अगर आपको प्लेयर कुछ चाहिए कि यार इस जगह पे आके वर्ल्ड कप है हमारा, हमें चाहिए प्लेयर ऐसे, तो आप एक साल पहले से उनकी तैयारी करते हैं। इमाद भी बेटर शेप में होता, बेटर फिटनेस में होता, और ऑब्वियसली उसकी एक्सपीरियंस तो है ही है, और उसकी मतलब बॉलिंग। हफीज़ भाई ने एक बड़े स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट दी है अभी रिसेंटली, और मेरी भी खैर उनसे इस हवाले से बात भी हुई पर्सनली। उन्होंने कहा कि इन लड़कों ने जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी, इन्होंने लीग ही खेलनी थी, क्योंकि मैंने भी इनसे बात की थी कि आप हमारे पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट वापस लें और पाकिस्तान के लिए खेलें। तो कहते हैं इन्होंने कहा कि नहीं, हम लीग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब लीग कोई नहीं आ रही थी आगे, इन्होंने लीग के सारी खेली थी और इन्होंने वर्ल्ड कप खेला, और ये वर्ल्ड कप के बाद अब दोबारा फिर ये लीग खेलेंगे। तो आपको क्या लगता है ये देखिए स्टेटमेंट? बिल्कुल अगर ये बात हुई है तो देखें वही बात है ना कि एक बंदा आपको अच्छा लगता है, एक बंदा आपको अच्छा नहीं लगता। जो बंदा आपको नहीं अच्छा लगता उसने बात की, आपने उसको नहीं माना, और जो बंदा अच्छा लगता है उसने की तो उसने कहा ठीक है जी मैं खेल लेता हूँ। तो आई फील कि यही मैं कुछ इंटरव्यूज में कि रिटायरमेंट्स पे है ना वो मौसमी नहीं होनी चाहिए कि यार अगर कोई मैनेजमेंट ऐसी आ गई है जो आपको शायद पसंद नहीं कर रही है। बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको टफ टाइम फेस करना पड़ा। यूनुस खान की मिसाल सामने है, मिसबाह उल हक की मिसाल सामने है, और बड़े लोग अपनी मिसाल सामने और बड़े लोग होंगे जिनको एट टाइम्स हार्ड डन हो गए होंगे, और या शायद हो सकता है ज्यादती होगी उनके साथ, उनको साइडलाइन कर दिया हो। सरफराज 3 मैचेस के ऊपर हटा दिया गया था। ठीक है, अब सिर्फ देखें सरफराज ने भी देखे पिछले 4-5 साल टफ गुजारे हैं, लेकिन उसने वो छोड़ के कहीं नहीं गया, उसने फाइट की अपनी प्लेस के लिए।
ऑल्दो आप माने कि वो अब फिट होता है टीम में नहीं होता, लेकिन उसने पूरी एफर्ट की है। इसी तरह मिसबाउल हक, यूनुस खान वगैरह ने जब उनके ऊपर फवाद आलम की मिसाल देखें, 12 साल फाइट करता रहा वो अपनी प्लेस के लिए, मतलब कि हैट्स ऑफ टू हिम यार कि उसने इतनी परफॉर्मेंसेस की। लेकिन बात वही आती है ना कि अब थोड़ा सा टफ टाइम आया और आप गिव अप करके, क्योंकि ईजी चीज़ ये T20 प्लेयर्स के लिए कि उनके पास लीग्स होती हैं और वो जैसे लाइक ठीक है हम फिर इस तरफ चले जाते हैं। बट आई थिंक अगर आप पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए खेलना आपका पैरामाउंट हो, आपकी लाइफ में प्रायोरिटी हो, तो आप देन फाइट करते हैं नहीं यार मैंने अपनी प्लेस वापस लेनी है। और इमाद वसीम जब उसको मेरे ख्याल में ज़्यादती थी उसको निकालना टीम से, जो भी इश्यूज़ हों अगर फिटनेस इश्यूज़ थे कि जी नी प्रॉब्लम था या फिटनेस इश्यूज़ थे या कोई भी थे, आप उनको करना चाहिए था आपको। इसके अलावा भी बड़े मिसालें हैं, उमर अकमल की है, हमें शहजाद की है। इस पे हम बात ज़्यादा करते हैं, पहले ज़ार भाई से इसका ओपिनियन ले लें कि ये तीनों की सिलेक्शन, फिर उनका ये रिप्लाई कि जी हम तो डोमेस्टिक आपका PSL खेल के आए हैं, वो डोमेस्टिक इवेंट ही है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर इमाद वसीम की बात करें तो इमाद वसीम वाकई एक ऐसा प्लेयर था कि जिस स्टेज पे उनको ड्रॉप किया गया वो ड्रॉप करना नहीं बनता था। वो T20 में पाकिस्तान की इवन ओपनिंग बॉलिंग कर रहे थे फ़हीम अशरफ के साथ, जो सरफराज के दौर में। उसके बाद जब उनको ड्रॉप करना, और उनका 2019 वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी वाइट बॉल क्रिकेट में, उससे पहले भी पाकिस्तान के वो एक ऐसे थे अपने करियर के किस्म के पीक पे थे, पता नहीं क्या रीज़न बने कि उनको ड्रॉप किया गया। और कोई उनकी इस तरह की इतनी कोई परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं आई थी कि बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चले गए हों कि उनको ड्रॉप किया गया। वो उस स्टेज पे उनको ड्रॉप करना उनके साथ ज़्यादती थी। लेकिन जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि ना, कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक नहीं सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा। तो उस तरफ से भी, इमाद की तरफ से भी इस तरह का जो रिएक्शन होना चाहिए था कि उन्हें अगर ड्रॉप किया भी गया था, उन्हें सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए था और उनको चाहिए था कि डोमेस्टिक में उसी तरह कंटिन्यूसली परफॉर्मेंसेस देते। बेशक लीग भी आगे पीछे खेलते, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह के खिलाड़ी को आपको मैनेजमेंट को बैक करना चाहिए। और एक स्टेज आ गई थी बाकी ऐसी कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे एक किस्म के उनके लिए बंद हो गए थे। उस तरह की जब एक बंदे के करियर में फेज़ आए, ख़ास तौर पे एक एथलीट है, एथलीट का जो अर्निंग पोटेंशियल का विंडो है वो बहुत लिमिटेड होती है। उस स्टेज पे आके हमने कई आगे पीछे देखा, जहाँ सिर्फ पाकिस्तान में भी AB डिविलियर्स की मिसाल है और भी ऐसी मिसालें हैं कि जब इस अपने करियर के ट्वाइलाइट में खिलाड़ी आते हैं तो वो फाइनेंशियल चीज़ों को भी बड़ा उनको कंसिडरेशन में लेके आते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम डोमेस्टिक को या अपनी टीम को फोकस करेंगे, उसकी बजाय अगर हम आगे पीछे लीग्स खेलें या फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलें, तो हम शायद अपना करियर को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और साथ ही साथ हम थोड़ा अर्निंग पोटेंशियल अपना बढ़ा सकते हैं। तो उस तरह के डिसीजन में भी उनको हमें एटलीस्ट अगर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस बेसिस पे, इस लॉजिक की बेसिस पे वो लोग इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। ख़ास तौर पे एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे ऑलरेडी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के इश्यूज़ है पाकिस्तान से, तो उस हवाले से जो डिसीजन लिया गया, तो इसमें मेरा ख्याल है दोनों एंड से गलती की गई। इमाद वसीम की एंड पे भी गलती की गई कि उन्हें चाहिए था कि डोमेस्टिक सिस्टम का हिस्सा रहते और कोशिश करते रहते, डोर्स पे नॉक करते रहते, जिस तरह सरफराज का हमारे पास मॉडल है या फवाद आलम का मॉडल है। लेकिन साथ ही साथ उस टाइम की जो टॉप लीडरशिप है, मैनेजमेंट का भी कसूर है कि विदाउट एनी रीज़न कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं थी कि जिस पे बेसिस पे आपने इमाद को उस टाइम ड्रॉप किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, 3 प्लेयर हैं उन पे हम थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, हम कल डिटेल में बात करेंगे। अहमद शहजाद का, उमर अकमल और हारिस सुहेल, ये अब इस पे भी बात हो रही है कि क्या ये लड़के टीम में दोबारा आ सकते हैं कि नहीं। इस पे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, कल डिटेल में हम बात करेंगे। आज जो मैच खेला जा रहा है उस हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं, USA की और साउथ अफ्रीका के हवाले से। दोनों ने क्वालिफाई किया, अच्छी क्रिकेट खेली। साउथ अफ्रीका तो अपने तमाम मैचेस जीता, बट थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर किया उन्होंने कुछ मैचेस के अंदर। USA एक मैच हारा इंडिया से, बाकी मैचेस वो जीता। एक शानदार परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका अभी तक 180 मैचेस खेल चुके हैं, 100 जीते हैं, 76 हारे हैं। और USA की बात करें तो 31 मैचेस खेले, 17 उन्होंने अपनी विक्ट्री हासिल की और 11 मैचेस हारे। तो एक्सपीरियंस तो बड़ा एविडेंट है और इंटरनेशनल एक्सपोजर का डिफरेंस है। क्या लगता है इन पिचेस पे, वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पे कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोबारा कर पाएंगे USA वाले, या आपको लगता है कि वन साइडेड अफेयर ही होगा? देखिए, आई फील के साउथ अफ्रीका को ये कंफर्टेबली जीतना चाहिए। जो कंडीशंस थी USA की बड़ी टफ थी बैटिंग के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साउथ अफ्रीका की बैटिंग फॉर्म में आ रही है और आई एम श्योर कि वो डोमिनेट करेंगे इस गेम को। USA यस अच्छी क्रिकेट खेल रही है, खेलती हुई आई है, इंडिया को भी टफ टाइम दिया उन्होंने, लेकिन आई फील के अब जो कंडीशंस हैं ना काफ़ी बैलेंस्ड हो गई। अब अच्छी टीमें ना थोड़ी सी अहेड नजर आएंगी। कुछ पिचेज आएंगी जिसमें स्पिन ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है, लेकिन जो फास्ट बॉलिंग है ना, अब उस तरीके से ये ज़रूर हो सकता है कि शायद बल्ले पे उस तरीके से बॉल ना आए एट टाइम्स,
लेकिन मोस्टली जो है ना जिनकी स्पिन बॉलिंग अच्छी होगी वो ज़्यादा ट्रबल करेंगी टीमों को। और यूएसए में ऐसा अभी तक ऐसा स्पिनर नज़र नहीं आया कि बहुत ज़्यादा उसके बाद उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर हो या कोई रिस्ट स्पिनर ऐसा हो अभी तक। तो मेरे ख्याल में अब जो है वो उनकी परफॉर्मेंस सही तरह पता लगेगी, क्योंकि अब कंडीशंस मोर बैलेंस्ड होंगी बोथ बैट और बॉल के लिए। बिल्कुल इजहार भाई, आपका क्या opinion है? देखिए साउथ अफ्रीका ने ग्रुप तो टॉप किया, लेकिन सिर्फ एक मैच जिसमें उन्होंने श्रीलंका को डोमिनेट किया, बाकी उनके जितने भी मैचेस थे, चाहे नेपाल के साथ था, नीदरलैंड्स के साथ था या बांग्लादेश के साथ था, वो उस बड़ा टाइट मैचेस रहे हैं और बड़ा एंड पे जाके वो जीते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में भी की टीम में भी वीकनेसेस है। खास तौर पे उनका जो टॉप ऑर्डर है जिसमें रीज़ा हेंड्रिक्स है या क्विंटन डी कॉक है या मार्करम है, वो इस टूर्नामेंट में अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए। दूसरा यूएसए को तो देखें तो यूएसए ने डेमोन्स्ट्रेट किया जो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ है। साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग है इस टाइम, जिसमें जो पेस उनकी बैटरी है, नॉर्किए है या रबाडा है या बार्टमैन है। तो यूएसए ने डेमोन्स्ट्रेट किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी और इंडिया के ख़िलाफ़ भी कि वो फास्ट बॉलिंग को एक रीज़नेबल तरीके से खेल सकते हैं। तो उनके जो प्लेयर्स हैं जिस तरह एरन जोन्स है या एंड्रस गॉस है, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो इस लेवल पे बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में इस स्टेज पे जैसे जैसे वो टूर्नामेंट में स्टार्ट तो हमेशा बहुत ही बम्पास्टिक किस्म का करते हैं, जैसे जैसे वो टूर्नामेंट प्रोग्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर नर्व्स आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये मैच साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा बहुत ट्रिकी होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और जो साउथ अफ्रीका के साथ जो टैग एसोसिएट किया जाता है कि चोकर्स हैं, और जब नॉकआउट स्टेजेस आती हैं तो वो वो 4 पे आके हो सकता है, अभी वो ठीक है, अभी ठीक है नहीं। चले लेट्स सी वो कैसा खेलते हैं। और रात 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा और हमारी आपकी दोबारा मुलाकात 11 बजे होगी द शो टाइम इन रमीज़ राजा के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।